नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़ी माँ ने अपने लालची बेटे बहू को सिखाया सबक। मिथिलेश भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रचना ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए मिथिलेश दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर रचना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही मिथिलेश रचना के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। मिथिलेश का कहना सुनकर रचना मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के मिथिलेश का मन उदास हो गया। फिर मिथिलेश धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। रचना गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर रचना किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर मिथिलेश के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर रचना घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी चावल खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। मिथिलेश ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन साफ करके रसोई में रख दिए और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। रचना ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह मिथिलेश अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राजू उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक कमरा किराए पर दे दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद हो जाया करेगी। मिथिलेश बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राजू गला साफ करते हुए बोला, माँ, तुम अपना कमरा खाली कर दो और नीचे के छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उस छोटे कमरे में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। मिथिलेश चौंक गई और बोली, पर वह कमरा तो छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजू बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया करना, तुम तो घर ही रहती हो ना। जिसको हम कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह कमरा बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? मिथिलेश कुछ देर शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राजू बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि रचना के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। मिथिलेश सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही कमरा किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजू ने जो कहा उस पर मिथिलेश ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे कमरे में उसका दम घुट रहा था, तब भी वहां उस कमरे में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम राज था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज देखता था कि रचना और राजू मिथिलेश के साथ
कैसा व्यवहार करते थे वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मिथिलेश राज को अपने बेटे जैसा मानने लगी। राज भी आते जाते मिथिलेश का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राजू और रचना को मिथिलेश से कुछ लेना देना नहीं था। रचना बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मिथिलेश तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी मिथिलेश को बहुत रोना आता था। मिथिलेश राज को अपने मन की बातें बताने लगी कि उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। घर का सारा खर्चा मेरे पति ही चलाया करते थे। राज अपने सारे पैसे बचा लेता था, घर में कोई मदद नहीं करता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राजू को उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए कहा। यह बातें राजू को अच्छी नहीं लगती थी। जब मेरे पति पर काम नहीं होता था तो सारा खर्चा राजू को ही चलाना पड़ रहा था, लेकिन अब शर्म से और मजबूरी में राजू को घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे तो राजू पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजू ने उनकी दवाइयां बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। मिथिलेश बहुत घबरा गई और वह भागकर राजू को जगाने के लिए गई और कहने लगी कि तेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजू बोला, माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अब सोने दे, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। मिथिलेश रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप देती, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। राजू रोने का नाटक करने लगा। रचना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हो रहा हो। मिथिलेश की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। मिथिलेश के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राज ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद रचना और राजू का व्यवहार बहुत बदल गया था। मिथिलेश को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार राज उसके पास आया और मिथिलेश को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर मिथिलेश की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह मिथिलेश रचना और राजू के पास आकर बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। मिथिलेश का कहना सुनकर रचना बहुत खुश हो गई। राजू ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में मिथिलेश ने उन दोनों के चेहरे के
हाव भाव देखे और बोली, राजू, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और रचना, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और मिथिलेश हंसकर बोली, यह बात सही है कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू की जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। मेरा यही आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजू और रचना दोनों ही चौंक गए। राजू और रचना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि मिथिलेश घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको मिथिलेश की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। मिथिलेश का कहना सुनकर राजू गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। फिर तू इस घर को कैसे वृद्ध आश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। मिथिलेश गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राजू घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? मिथिलेश ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू अपने परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर मिथिलेश अपने कमरे में चली गई। राजू और रचना शांत मिथिलेश को जाते हुए देखते ही रह गए। मिथिलेश ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को घर में आश्रय दिया। राज की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। राजू और रचना को मिथिलेश ने घर से निकाल दिया। दोस्तों, आजकल के बच्चों ने बूढ़े लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।